गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को स्टेब्लिश करने के पीछे दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स का योगदान है, जिसमें पहला है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर और दूसरा है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन दोनों ही डेवलपमेंट्स को हम पीछे पढ़ चुके हैं। आपको ये भी पता है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, जो कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है, वो केवल और केवल मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए यूजफुल है। उसको हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए अप्लाइड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए डिमांड थी कि ऐसा हमें कोई मॉडल मिले जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पर भी काम कर सके, और वो था क्वांटम मैकेनिक्स, जिसको डेवलप्ड किया था वार्नर्स हाइसेनबर्ग ने और एरविन स्कॉन्डिचर ने। तो स्कॉन्डिचर ने हमें जो है 3 डायमेंशनल स्पेस यानी कि 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन का जो वेव मोशन होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन का वेव मोशन होता है, उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया था किसमें? 3 डायमेंशनल स्पेस में, बाय ए मैथमेटिकल इक्वेशन, एक मैथमेटिकल इक्वेशन देकर, जिसका नाम था स्कॉन्डिचर वेव इक्वेशन। तो ये स्कॉन्डिचर वेव इक्वेशन है, इसको केवल आपने ध्यान रखना है, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आपको क्या क्या दे रखे हैं उसको एक बार सुन लेते हैं। ये आपके पास दे रखा है कर्ली स्क्वायर अपॉन में कर्ली एक्स स्क्वायर, इसको कर्ली बोलते हैं, इस निशान को क्या बोलते हैं? कर्ली। और ये है साई, प्लस में कर्ली स्क्वायर साई अपॉन में कर्ली वाई स्क्वायर, प्लस में कर्ली स्क्वायर साई अपॉन में कर्ली जेड स्क्वायर, कर्ली वर्ड बोल रहा हूं मैं, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर, ब्रैकेट में है ई माइनस में वी इंटू में साई इक्वल टू 0। अब इसके अंदर जो ये जो साई है, ये साई डिनोट करता है एम्पलीट्यूड को। किसको डिनोट करता है? एम्पलीट्यूड। किसकी? वेव की जो एम्पलीट्यूड है। और एक्स वाई जेड, जो हमने ये एक्स वाई और जेड लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉन्स का जो पोजीशन होगा, तो उसको हम कोऑर्डिनेट से डिनोट करेंगे ना, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। और ई इसके अंदर है टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये जो ई है ये एनर्जी को शो करता है। वी डिनोट करता है पोटेंशियल एनर्जी को, एम डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन के मास को, और एच आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट को डिनोट करता है। जबकि ये कर्ली स्क्वायर अपॉन में कर्ली एक्स स्क्वायर साई, ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है सेकंड डिफरेंशियल डेरिवेटिव को। एक फर्स्ट डिफरेंशियल डेरिवेटिव होता है जिसको हम ऐसे लिखते हैं कर्ली अपॉन में कर्ली एक्स, और सेकंड का मतलब इसको स्क्वायर कर दिया, ठीक है नहीं। तो रिप्रेजेंट सेकंड डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ साई, ये साई को क्या कर रहा है? डिफरेंशियल कर रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। ऐसे ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये है वाई के रिस्पेक्ट में। ये किसके रिस्पेक्ट में है? जेड के रिस्पेक्ट में। यानी कि ये सेकंड डिफरेंशियल डेरिवेटिव है। क्या बोलेंगे इनको? सेकंड डिफरेंशियल डेरिवेटिव। इस इक्वेशन को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, जो कि है एच साई इक्वल टू ई साई। ये जो एच के ऊपर जो ये निशान लगा रखा है, ये एक ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं, मतलब इस एच के ऊपर जो कैप लगा रखा है, इसको कैप बोलते हैं। इसको एक मैथमेटिकल ऑपरेटर कहते हैं, जिसका नाम है हैमिल्टन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या नाम है इसका? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। यानी कि ये जो इक्वेशन है, इसको शॉर्ट में लिखा गया है इस इक्वेशन का। तो आप इस इक्वेशन को पढ़ लो या इस इक्वेशन को ध्यान रख लो, ठीक है। इस इक्वेशन का जब सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी कि द सॉल्यूशन ऑफ स्कॉन्डिचर वेव इक्वेशन, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एटम के अंदर, वो हमें 2 वैल्यू देगा, एक तो ई की वैल्यू देगा और एक साई की वैल्यू। यानी कि हमारे पास वैल्यूज मिलेंगी ई एंड साई की। इसमें जो ये ई है, ये रिप्रेजेंट करता है क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी को। क्वांटाइज्ड आपको पता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, जो उनकी वैल्यू है, एनर्जी की वैल्यू, उनको डिनोट करता है ई। जबकि उन एनर्जी के जो कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होती है, जिसको हम साई से डिनोट करते हैं, उसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन। यानी कि एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज निकल के आएगी, वो क्या होगी? वेव फंक्शन होगी। तो 2 चीजें निकल के आई, एक तो एनर्जी, ठीक है, वैल्यूज ऑफ एनर्जी, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए, और दूसरा है वैल्यूज ऑफ साई, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन बोलते हैं। ये क्या चीज है? ये सोल्यूशन है किसका? इस इक्वेशन का। अगर हम स्कॉन्डिचर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ें,
तो ये कहता है कि जब स्कोंडिचर वेव इक्वेशन को जब हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व किया गया तो उसके अंदर सॉल्यूशन हमें मिले, और वो सॉल्यूशन हमें दो चीजें देती है। एक तो वो पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स, यानी कि कौन कौन से एनर्जी लेवल्स है इलेक्ट्रॉन के लिए, जैसे मान लो एनर्जी लेवल E1, ऐसी एनर्जी लेवल E2, ऐसी मान लो एनर्जी लेवल E3। तो ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स की वैल्यू देता है इलेक्ट्रॉन के लिए, जो इलेक्ट्रॉन उन वैल्यूज को ऑक्युपाई करता है। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है यहां से, द पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स, जैसे कि E1, E2 इस तरह से, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्युपाई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्युपाई करेगा तो यहां पे इसकी वैल्यू मिलेगी, इसको ऑक्युपाई करेगा तो यहां उसकी वैल्यू मिलेगी। किस चीज की वैल्यू, एनर्जीज की वैल्यू। तो इन वैल्यूज ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं आइजन वैल्यूज। ठीक है, जो भी एनर्जी की वैल्यू मिलती है स्कोंडिचर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, उनको क्या कहा जाता है, आइजन वैल्यूज। और इन्हीं आइजन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग हमें वैल्यूज मिलती है वेव फंक्शन की। ठीक है, नहीं, इन्हीं एनर्जीज वैल्यूज के जो कॉरस्पॉन्डिंग है, यानी कि जो उनसे जुड़ी हुई वैल्यूज है, उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक दूसरी वैल्यू मिलती है जिसका नाम क्या है, वेव फंक्शन। और इनको हम बोलते हैं आइजन फंक्शन। इनको क्या कहते हैं, आइजन फंक्शन। तो एक चीज तो क्या मिलती है, एनर्जी लेवल्स मिलते हैं, यानी कि एनर्जी की वैल्यू मिलती है जिनको हम आइजन वैल्यू बोलते हैं, और दूसरा हमें वेव फंक्शन की वैल्यूज मिलती है जिनको हम आइजन फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, ये कहता है ये जो वेव फंक्शन है या इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल्स है, इनको करेक्टराइज किया गया है एक सेट से। ठीक है, एक सेट से जिनको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर, जैसे कि N, L, M। इनको हम आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो क्वांटम नंबर से इनकी वैल्यूज को क्या किया जाता है, करेक्टराइज किया जाता है। ठीक है, ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है हाइड्रोजन एटम के लिए, ये सक्सेसफुली प्रिडिक्ट, ये हमें बताता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में सभी जानकारी देता है, या और भी जो फिनोमिना है जो हमने पढ़े थे, ठीक है, जिनको बोर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। यानी कि बोर्स मॉडल जिन बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है हाइड्रोजन एटम के लिए, ये सक्सेसफुली उन सभी बातों को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। ठीक है, उसके बाद हम वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। वेव फंक्शन किसको बोलते हैं, साई को। ठीक है, एक्चुअल में साई की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये तो सिर्फ क्या है, एक एम्पलीट्यूड है वेव का, जो कि इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन का जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड को दर्शाता है, यानी कि ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसकी वैल्यूज जो है डिपेंड करती है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट के ऊपर। भाई इलेक्ट्रॉन कहां पर है, जैसे मान लो भाई इलेक्ट्रॉन यहां पे है या यहां पे है कोऑर्डिनेट इसका, या यहां पे, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। ठीक है, और इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये ध्यान रखना आपने। लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, इस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, साई स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, साई स्क्वायर। इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको ध्यान रखना है। ये हमें क्या बताता है, ये किसी भी पॉइंट पर हमें प्रोबेबिलिटी बताता है। किस चीज की प्रोबेबिलिटी, मतलब संभावना। किस चीज की बताता है, फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना ये बताता है किसी भी पॉइंट पर, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में हमें बताता है। ठीक है, इसीलिए हम साई स्क्वायर को, इस साई स्क्वायर को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं, और इस साई को हम प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये चीज आपने ध्यान रखना है। अगर किसी जगह पर, किसी पॉइंट पर अगर साई स्क्वायर की वैल्यू अगर ज्यादा है, तो समझ जाना वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना ज्यादा है। और अगर कहीं पर साई स्क्वायर की वैल्यू अगर कम है, अगर उसकी वैल्यू कम निकल के आती है जब हम सॉल्व करेंगे इस क्वाड्रेचर वेव इक्वेशन को, तो समझ जाना वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना क्या है, कम है। और अगर कहीं पर साई स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 निकल के आती है, यानी कि अगर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 आ गई, तो समझ जाना वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना क्या है, 0 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है, जो ये मान लो न्यूक्लियस है, इसके अराउंड जो कि रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को, क्योंकि न्यूक्लियस के अराउंड ही मिलेगा हमें। तो ये जो रीजन है अराउंड द न्यूक्लियस विच रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इज कॉल्ड ऑर्बिटल। उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। यानी कि इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमें ऑर्बिटल का कंसेप्ट सामने निकल के आता है, जिसको हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे हम।
ठीक है। इसीलिए कई बार जो वेव फंक्शन है यानी कि साई है, तो वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को इन एन एटम के अंदर, इसको हम ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी बोलते हैं या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल भी बोलते हैं। थोड़ा इसको दोबारा समझेंगे हम कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो रीजन है, जो जगह है, ठीक है, किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दिखाता है, दर्शाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। इसीलिए एक साई फंक्शन को किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एक एटम के अंदर हम ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी बोलते हैं या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल भी हम कहते हैं। किसको कहते हैं, ये साई फंक्शन यानी कि वेव फंक्शन को। वेव फंक्शन क्या आपके पास, साई स्क्वायर, ठीक है। हेंस जो सॉल्यूशन है स्कॉन्डिचर वेव इक्वेशन का, जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकल के आता है, उसने एक इंपॉर्टेंट चीज को रिप्लेस कर दिया। वो रिप्लेस क्या किया उसने, कि आपको पता है कि जो बोहर्स ने क्या बताया था, उसने डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट के बारे में उन्होंने हमें कंसेप्ट दिया था। उसने कहा था कि भी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है ना अलग अलग एनर्जी लेवल्स है, अलग अलग ऑर्बिट है, ठीक है। तो उस कंसेप्ट को इस स्कॉन्डिचर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया, यानी कि उसको उसने हटा दिया कि भाई ये, वो उसने कहा कि ये बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट जो है ना डिस्क्रीट लेवल में होते हैं। उसने तो ये कहा था कि भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहीं भी पाए जा सकते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑर्बिटल में पाए जा सकते हैं। कहीं पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, कहीं पर कम इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, लेकिन डिस्क्रीट नहीं पाए जाएंगे, एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, इसने जोर दिया था मोस्ट प्रोबेबल रीजन इन द स्पेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के पाने की संभावना क्या बताई थी उसने, मोस्ट प्रोबेबल रीजन इन द स्पेस इन टर्म्स ऑफ साई स्क्वायर। उसने साई स्क्वायर के टर्म्स में हमें बात को समझाया था, यानी कि उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स के पाने की संभावना किसी पॉइंट पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के पाने की संभावना किसी पॉइंट पर, इस बात पे उन्होंने जोर दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं कि हर जगह मिलेगा आपको, उसने सिर्फ संभावना बताई थी कि इलेक्ट्रॉन्स कहां कहां मिल सकते हैं, ठीक है।